सुअपराह्न प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी अध्यापक अजय बलौदा एक बार फिर आपके साथ प्रस्तुत हूँ एक नया पाठ लेकर, एक नया अध्याय लेकर। अध्याय का शीर्षक है डायरी के पन्ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है यह, और इसमें दूसरे विश्व युद्ध से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है? हर पाठ का कोई न कोई उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य है डायरी लेखन का महत्व, कि हमें प्रतिदिन डायरी लिखनी चाहिए। इस पाठ पर चर्चा करने से पहले इस पाठ की जो पात्र योजना है उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि जब तक हमें पात्रों के बारे में जानकारी नहीं होगी हम उस पाठ को समझ नहीं पाएंगे। पाठ बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। यह पाठ मूल रूप में, ये जो डायरी है मूल रूप से डच भाषा में लिखी गई थी। डच भाषा के बाद इसका अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण किया गया, और अंग्रेजी भाषा के बाद इसका रूपांतरण हिंदी भाषा में किया गया। तो डच भाषा में जो लिखा गया था वह एक 15 वर्षीय 16 वर्षीय युवती ने लिखा था डच भाषा में। उससे अनुवाद किया गया, हो सकता है कुछ उसमें परिवर्तन आया हो, और फिर हिंदी भाषा में किया गया, कुछ और परिवर्तन आया हो। उन्हें समझने में हमें दिक्कत आती है, समस्या आती है। तो इसके लिए जो पात्र है, सबसे पहले हम पात्रों पर चर्चा करेंगे। किट्टी, ये जो लड़की है एन फ्रैंक, जो इस पाठ की नायिका है, इस अध्याय की नायिका है, जो इस पाठ की लेखिका है, उसने किट्टी को यह डायरी लिखी। और किट्टी कौन है? यह उपहार में मिली हुई एक गुड़िया है। एक गुड़िया उपहार में मिली थी, और एन फ्रैंक इस किट्टी को संबोधित करते हुए अपनी डायरी लिखती है। तो एक हमारे पास किट्टी हो गया, दूसरा हमारे पास एन फ्रैंक हो गया, जो इस डायरी के जो चैप्टर है, डायरी के पन्ने हैं, इस पाठ की लेखिका भी है और मुख्य पात्र भी है। तीसरा इसमें जो पात्र है वह मार्गोट है। मार्गोट एन फ्रैंक की बहन है। 3 पात्र हैं। चौथा पात्र इन दोनों के माँ है और पिताजी है। हमारे पास कुल 5 पात्र हो गए। फिर अगले हैं मिस्टर वानदान और इनकी पत्नी मिसिज वानदान और उनका बेटा पीटर वानदान। यहाँ थोड़ा सा और बता देना चाहूँगा मैं, जब अज्ञातवास में जाते हैं तो ये टोटल 8 व्यक्ति होते हैं। एन फ्रैंक 1, मार्गोट 2, इनकी माँ 3, पिताजी 4, मिस्टर वानदान 5, मिसिज वानदान 6 और पीटर 7। इनके अलावा 8वां व्यक्ति कौन है, ये हम आगे देखते हैं। 8वां व्यक्ति है मिस्टर डसेल। ये 8 व्यक्ति हैं जिन्हें अज्ञातवास में जाना पड़ा था। ये अज्ञातवास में गए थे, ये हमें याद रखना होगा। इसके अलावा एक व्यक्ति हैं गोल्डश्मिट। ये 30 वर्ष के हैं, विदुर हैं, और जो फ्रैंक फैमिली है, एन फ्रैंक है, मार्गोट है, उनके मम्मी पापा हैं, उनके परिवार में ऊपर की बिल्डिंग पर रहते हैं ये। इनके घर में एक और पात्र है मुर्तजे, और यह मुर्तजे कौन है? ये बिल्ली का नाम है। इसके अलावा हमें देखना होगा मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लेमेन, मीएप और बेप वोस्कुइल। ये 4 सदस्य हैं जो एन फ्रैंक के जो पापा हैं उनके ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी हैं। इनके अलावा 2-3 कर्मचारी और हैं जिन्हें, जैसे बेप वोस्कुइल के पापा हैं, 1-2 व्यक्ति और हैं, लगभग 6-7 व्यक्ति ही वहाँ काम करते थे। इनके मिस्टर वानदान और एन फ्रैंक के पापा के अतिरिक्त ये 4 इनमें मुख्य हैं। और इन चारों को ही बताया गया था, इन चारों को ही जानकारी थी कि 8 व्यक्ति, जिसमें एन फ्रैंक है, मार्गोट है, उनके मम्मी पापा हैं, पीटर वानदान हैं, उसके मम्मी पापा हैं, और मिस्टर डसेल हैं, ये वहाँ आए हुए हैं।
वही काम करने वाले एक कर्मचारी हैं, आपने यहाँ देखा होगा मेप, और ये है मेप के पति, और उनका नाम है जॉन गिएज। जॉन गिएज ये इस पीड़ित परिवार का, यहूदी परिवार का बहुत बड़े शुभ चिंतक हैं, इनके मददगार हैं। और अंत में हम देखते हैं ये एक पुस्तक का नाम है मौत के खिलाफ मनुष्य, और ये पॉल दे क्रूइफ इसके लेखक हैं, राइटर हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी रखनी होगी। एक बार फिर आपको थोड़ा सा ब्रीफ से बता देता हूँ। किट्टी उपहार में मिली गुड़िया, एन फ्रैंक इस पाठ की नायिका लेखिका, मार्गोट एन फ्रैंक की बड़ी बहन, इनके माता पिता, मिस्टर वानदान, मिसेस वानदान, पीटर वानदान और मिस्टर डसेल। गोल्डश्मिट 30 वर्ष से ऊपर के हैं, विधुर हैं, इनकी पत्नी मर चुकी है, और मुर्तजे हैं जो बिल्ली का नाम है, मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लेमेन, मेप, बेप वोस्कुइल, ये पापा के ऑफिस के कर्मचारी हैं जो इनका सहयोग करते हैं। जॉन गिएज ये मेप के पति हैं। मेप कौन है? पापा के ऑफिस में काम करने वाली एक कर्मचारी है। मौत के खिलाफ मनुष्य पॉल दे क्रूइफ इसके लेखक हैं, और यह एक पुस्तक का नाम है। आगे चलते हैं हम। इसमें जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा कि यह जो पाठ है, दुनिया में अब तक 2 विश्व युद्ध लड़े गए हैं। पहला 1914 से 1919 तक, और दूसरा 1939 से 1945 तक। ये जो कार्यकाल था 1939 से 1945 तक, इसमें ये पीड़ित परिवार था। इसमें ये लड़की थी एन फ्रैंक, जो अज्ञातवास में जाती है और वहाँ एक डायरी लिखती है। तो यहाँ हम देखते हैं एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ। जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। शहर कौन सा था? फ्रैंकफर्ट। अब वहाँ का माहौल अच्छा नहीं था, इसलिए इनके पिताजी, क्योंकि ये यहूदी थे, ये जो थे यहूदी थे, और वहाँ हिटलर ने लगभग इसी समय के आसपास 30-32 के आसपास एक क्रांति मचा दी थी, और उसने जो यहूदी हैं उन्हें जर्मनी के विनाश का कारण माना था, जर्मनी की अवनति का कारण माना था। जर्मनी की उन्नति में, जर्मनी की एकता में, जर्मनी की प्रगति में यहूदी परिवारों को वह कौन? हिटलर बहुत बुरा मानता था, नुकसानदायक मानता था। इसलिए फ्रैंक परिवार 1933 में जर्मनी को छोड़कर हॉलैंड चले गए। हॉलैंड का दूसरा नाम नीदरलैंड भी है। वहां चले जाते हैं और वहां उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। वहां उन्हें, क्योंकि हॉलैंड पर भी दूसरे विश्व युद्ध की बात देखें तो हॉलैंड पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। जर्मनी ने कब्जा कर लिया मतलब हिटलर ने कब्जा कर लिया। हिटलर ने कब्जा कर लिया मतलब यहूदियों के खिलाफ वह जर्मनी में भी था और फिर हॉलैंड में भी यहूदियों के खिलाफ हो गया। और उसी के कारण इन 8 सदस्यों को, जो यहूदी थे, उन्हें अज्ञातवास में जाना पड़ा। और वहीं लड़की ने, किस लड़की ने? इस पाठ की लेखिका ने, एन फ्रैंक ने द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एक डायरी लिखी। वैसे यह जो डायरी थी यह इनके पिताजी ने छपवाई थी, क्योंकि इनके पिताजी अज्ञातवास के बाद जब पकड़ लिए गए थे, उन्हें यातना शिविर में भेज दिया गया, तो वे जिंदा बच गए थे। और उन्होंने 1947 में इस डायरी को प्रकाशित कराया और उसकी भाषा थी डच भाषा। डच भाषा में 1947 में प्रकाशित कराया। इसके बाद 1952 में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये जो टॉपिक डाला गया, ये इंग्लिश भाषा का टॉपिक है। अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद कराया गया और अब दुनिया की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। तो आपको समझ में आया होगा कि यह कहानी जो है, यह जो पाठ है, ये डायरी है, ये 1939 से 1945 के बीच की है। ये जो परिवार थे, ये फ्रैंक परिवार, ये जर्मनी के रहने वाले थे, यहूदी थे। हिटलर की जो एक नाजी था, हिटलर की नीतियों से परेशान होकर उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया और हॉलैंड चले गए। दूसरे विश्व युद्ध में
जर्मनी ने हॉलैंड पर जीत प्राप्त कर ली, हॉलैंड को अपने अधीन कर लिया और वहाँ भी यहूदियों के खिलाफ एक कार्रवाई की गई। ऐसा अनुमान है कि उस वक्त लगभग 60 लाख के आसपास यहूदियों को कत्लेआम कर दिया गया था। 60 लाख लोगों को कत्लेआम कर दिया गया था दूसरे विश्व युद्ध में, और उसमें लगभग 60% 42,000 के आसपास यहूदी थे। यहूदियों का इतनी बड़ी मात्रा में नरसंहार आज तक नहीं हुआ है। अब हम इस चैप्टर की स्टोरी पर चलते हैं। बहुत कुछ चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, क्योंकि यही चीजें मुख्य हैं। अगर यहां तक हमने समझ लिया तो आगे स्टोरी है। अगर ये चीजें हमारी समझ में नहीं आई तो आगे की चीजें भी हमारे लिए समझ में नहीं आएंगी। यहां तक का पोर्शन अगर आपकी समझ में आ जाता है तो ये मान करके चलिए कि आगे यह कहानी बहुत ही आसान है। रविवार का दिन है और जो मार्गोट है, अब मार्गोट आपको, अगर आपने पीछे देखा हो तो आपको पता चलेगा, मार्गोट 16 वर्षीय लड़की है और यह एन फ्रैंक की बड़ी बहन है। इस मार्गोट ने एन फ्रैंक को बताया कि पापा के लिए ASS से बुलावा आया है। ASS की फुल फॉर्म मुझे कहीं नहीं मिली, शायद ये कोई यातना शिविर के लिए है, शायद ये यहूदियों को तकलीफ देने के लिए मकान के लिए, बिल्डिंग के लिए है। तो इससे दोनों बहनों के दिमाग में ये यातना शिविर के नज़ारे घूमने लगी, बहुत परेशान हुई, तरह तरह की कल्पनाएं करने लगी। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें पता चल गया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं था, यह बुलावा मार्गोट के लिए था। किसी भी लड़की के लिए जिसकी उम्र 16 वर्ष हो, उसके लिए बुलावा आता है तो हम जान सकते हैं उनकी नीयत अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए जो एन फ्रैंक परिवार था, उन्होंने अज्ञातवास में जाने का विचार किया कि भाई हम अज्ञातवास में जाएंगे, यहाँ हमें खतरा है। तो इस प्रकार उन्होंने अज्ञातवास में जाने का फैसला किया। अज्ञातवास में जाएंगे तो उन्हें सामान की भी जरूरत होगी। जब भी कहीं हम ट्रिप पर जाते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हम बैग भर भर कर ले जाते हैं। लेकिन यदि हमें किसी जगह 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 5-10 साल के लिए, या ये नहीं पता हो कि कब तक के लिए, हो सकता है हमें वहाँ जिंदगी भर रहना पड़ जाए, तो वहाँ हम बहुत सा सामान ले जाते हैं। तो इसी प्रकार मैंने पीछे बताया है मीएप। कौन थी मीएप? अब आपको पता होना चाहिए, पहले हम बता चुके हैं। मीएप पापा के ऑफिस में काम करने वाली कर्मचारी थी, और जॉन गिएज ये मीएप के पति हैं। ये दोनों इनकी बहुत मदद कर रहे हैं और ये काफ़ी सामान अज्ञातवास में लेकर के गए हैं। 1 दिन नहीं लेकर के गए, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक ले जाते रहे हैं। इसके अतिरिक्त एन फ्रैंक, मार्गोट और उनके मम्मी पापा ने भी बहुत सा सामान पैक किया है और वे भी अपने सामान को अज्ञातवास में ले जाने की तैयारी में है। एन फ्रैंक कहती है कि जो गोल्डस्मिथ हैं, अब गोल्डस्मिथ कौन है हमने पीछे बता रखा है आपको, 30 वर्ष से ऊपर की इनकी आयु है और ये विधुर हैं और किराएदार हैं। अब उनके लिए एक चिट्ठी छोड़ दी गई है और उस चिट्ठी में लिख रखा है कि जो मुर्तजे है, अब मुर्तजे कौन है ये हमने पहले ही बता रखा है, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप पहले जो 2 पेज हैं उनको आप अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, आपको पूरी कहानी में, पूरे चैप्टर में, पूरे अध्याय में, पूरी डायरी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। मुर्तजे जो है ये बिल्ली का नाम है और इसके लिए शेर भर मीट रखा हुआ है, शेर भर मीट है। तो गोल्डस्मिथ के लिए एक चिट्ठी छोड़ी गई है और उस चिट्ठी में बताया गया है कि आप मुर्तजे के लिए एक शेर भर मीट है, आप उसे खिलाएं और फिर पड़ोसियों के पास छोड़ दें, पड़ोसी उसे रख लेंगे। इसके बाद ये अज्ञातवास के लिए चल पड़ते हैं। अज्ञातवास में ये बरसात के मौसम में ही, या बरसात आ रही थी उस समय ये निकलते हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि इनकी इच्छा थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान यहाँ से ले जा सकें। और वो जगह कौन सी थी? पापा के ऑफिस में। पापा का जो ऑफिस था, अगर मार्गोट के लिए बुलावा नहीं आता तो ये शायद और 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए थोड़ा थोड़ा सामान करके ले जाते रहते, लेकिन जब मार्गोट के लिए बुलावा आया तो इन्होंने जल्दबाजी में ही वहाँ से जाना पड़ा। पहले भी मैंने बताया था, यहाँ मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लेमेन, मीएप, वेब, वोस्कुइल, ये वहाँ के कर्मचारी हैं, मुख्य कर्मचारी हैं। 2-3 कर्मचारी और हैं लेकिन उनकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है। वहाँ बताया गया है कि दिन के समय हम पर्दे लगाए रहते थे, रात के समय हम पर्दों को हटा सकते थे,
क्योंकि दिन के समय पर्दे हटाना खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि जब ये बरसात में अज्ञातवास के लिए जा रहे थे तो इनके सीने पर पीला तमगा चमक रहा था, जो दिखा रहा था कि ये यहूदी लोग हैं। और उस वक्त यहूदियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, प्रशासन भी यहूदियों के खिलाफ था, हिटलर भी यहूदियों के खिलाफ था, तो ये वहाँ चले जाते हैं। तो एन फ्रैंक कहते हैं कि मुझे एक नया काम सूझा, मुझे एक नया काम दिखाई दिया, और वह काम क्या था? रात के समय दूरबीन से लोगों के घरों में देखना। अब इसने रात के समय लोगों के घरों में देखना शुरू कर दिया। तो ये बताती है कि मैंने 3 दृश्य देखे। पहले दृश्य में क्या था? एक परिवार डिनर कर रहा था, शाम का खाना खा रहा था, सामान्य बात थी। दूसरे में एक परिवार फिल्म बना रहा था, दूसरा जो परिवार था वह फिल्म बना रहा था। फिर तीसरे परिवार के बारे में देखते हैं। तीसरे परिवार में क्या था, या तीसरे सीन में क्या था? एक चिकित्सक था और वह एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था, यानी उसको कोई तकलीफ थी, दिक्कत थी, और उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, और बुढ़िया डरी हुई थी। आगे हम देखते हैं कि अब सीन चल पड़ा है अज्ञातवास का, पापा के ऑफिस का। वहां मैंने पहले ही बताया है 8 व्यक्ति थे, और 8 व्यक्तियों में एक थे मिस्टर डसेल। मिस्टर डसेल अकेले थे। एक पीटर वानदान, उसके मम्मी पापा 3 वे थे। 4 एन फ्रैंक मार्गोट 2 6, और एन फ्रैंक मार्गोट के मम्मी पापा, कुल मिलाकर 8 सदस्य थे। तो मिस्टर डसेल अकेले थे। इनके बारे में एन फ्रैंक लिखती है कि ये बहुत ही अनुशासन प्रिय थे, बहुत भाषणबाजी करते थे, बहुत समझाते थे। एक बार अगर कोई मिल गया तो उसे समझाने में इतना मशगूल हो जाते थे कि समझने वाला परेशान हो जाता था। इसके अतिरिक्त एन फ्रैंक कहती है कि वे चुगलखोर भी थे। सारी बातें मेरी मम्मी को बता देते थे, मेरे पापा को बता देते थे, मुझे बड़ी डांट लगती थी। इसके अतिरिक्त मम्मी का मतलब मार्गोट की माँ, और मिसेज वानदान, कौन? मिस्टर वानदान की पत्नी और पीटर वानदान की माँ, ये कहती थी कि एन तुम बहुत तुनक मिजाज हो, तुम्हारा नेचर अच्छा नहीं है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। इस प्रकार वे उन्हें बात बात पर टोकती रहती थी। इसी समय लेखिका कहती है कि जो टर्की है वह युद्ध में तटस्थ था। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, दूसरी तरफ जर्मनी आदि देश थे। तो टर्की जो था युद्ध में तटस्थ था, वह किसी तरफ भी नहीं था, न इंग्लैंड की तरफ था और न जर्मनी की तरफ था। अब तक आपको पता चल चुका होगा, बता चुके हैं, जर्मनी और हॉलैंड। जर्मनी ने हॉलैंड पर कब्जा कर लिया। एन फ्रैंक परिवार जर्मनी का रहने वाला था, लेकिन इनके डर के कारण हॉलैंड चला गया। लेकिन हॉलैंड पर भी जर्मनी वालों ने कब्जा कर लिया। उनके डर से फिर अज्ञातवास में चले गए, और वे पढ़ रहे हैं कि अब तक टर्की जो है युद्ध में तटस्थ था। लेकिन अभी उन्होंने एक खबर पढ़ी कि इंग्लैंड के पक्ष में आ गया है टर्की। टर्की किसके पक्ष में आ गया है? इंग्लैंड के पक्ष में। और इंग्लैंड किसके पक्ष में था? हॉलैंड के पक्ष में। और हॉलैंड की जीत कौन चाहता था? फ्रैंक परिवार। कौन परिवार चाहता था कि जर्मनी का नाश हो जाए, हिटलर मर जाए, हार जाए? फ्रैंक परिवार, और उसके साथ 8 वे सदस्य जो अज्ञातवास में रहते थे। तो उनके लिए यह खबर टर्की युद्ध में तटस्थ था, इसके अलावा कि इंग्लैंड के पक्ष में आ गया है टर्की या तुर्की, ये उनके लिए बहुत उत्साहवर्धक खबर थी। इसी समय जैसे आपने देखा होगा 2015 में, 15 की बात है शायद, नोटबंदी हुई थी हमारे यहाँ। इसी प्रकार हॉलैंड में नोटबंदी कर दी गई। और ये नोटबंदी किसने की? ये जर्मनी ने की। क्योंकि 1947 से पहले भारत में जो कुछ भी होता था अंग्रेज करते थे, भारतीय नहीं करते थे। तो वहाँ 500 और 1000 गिल्डर के नोट, गिल्डर जो है यह करेंसी है, और यह कहाँ की करेंसी है? यह हॉलैंड की करेंसी है। नोट बंद कर दिए। इससे समस्या किसको होगी? नोटबंदी क्यों की गई थी? ब्लैक मनी वाले लोगों को परेशानी होगी, तकलीफ होगी। तो ब्लैक मार्केट जो करने वाले व्यक्ति थे उनको तकलीफ होगी। इसके अतिरिक्त जो अज्ञातवास में लोग गए हुए थे उन्हें भी दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद एन फ्रैंक लिखती है कि मैंने रेडियो पर समाचार सुना था, और उस समाचार में
हिटलर सैनिकों से बात कर रहा था और सैनिक हिटलर से बातचीत करने के लिए बहुत उत्साहित हो रहे थे। एक सैनिक ने हिटलर से बताया कि मेरे पैर गल गए हैं और बाजू की हड्डी टूट गई है, लेकिन फिर भी वह उत्साहित हो रहा था। तो वहाँ दिखाया गया है कि किस प्रकार हिटलर की जो विचारधारा थी उसमें पैर गलने के बाद, सड़ने के बाद, बाजू टूटने के बाद भी जो सैनिक है वे उत्साहित रहते थे, किसी प्रकार का उन्हें डर या खौफ नहीं होता था। इसी समय उन्होंने वर्णन किया है कि ब्रिटिश के 350 वायुयानों ने 550 टन गोला बारूद डाल दिया। कहाँ डाल दिया? हॉलैंड पर। लेकिन दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि हॉलैंड तो इंग्लैंड के साथ था, फिर वहाँ क्यों गोला बारूद डाल दिया गया? क्योंकि वहाँ जर्मनी का कब्जा था। तो ब्रिटिश के 350 वायुयान थे, उन्होंने 550 टन गोला बारूद वहाँ डाल दिया। खिड़कियाँ, दीवार हिलने लगी, बहुत से मकान टूट गए और उसी समय कैसी अव्यवस्था फैली कि चारों तरफ चोरी चकारी होनी शुरू हो गई। इसके साथ साथ एन फ्रैंक लिखती है कि डच पुरुषों को मतलब हॉलैंड के लोगों को, नीदरलैंड के लोगों को जर्मनी भेजा जाने लगा। जैसे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में अनेक भारतीय सैनिक ऐसे थे जो अंग्रेजों की मदद के लिए दूसरे देशों में भेजे गए थे। वे अपनी इच्छा से नहीं गए थे, उन्हें भारत सरकार ने नहीं भेजा था, क्योंकि उस वक्त की भारत सरकार कोई थी ही नहीं। अगर थी तो वे अंग्रेज थे और अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए उन्हें लड़ने के लिए, उन्हें मरने के लिए भेज दिया था। इसी प्रकार जर्मनी वालों ने जो डच पुरुष थे उन्हें जर्मनी भेजना शुरू कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बार ये छोटी सी घटना है, इस घटना के बारे में बताती है कि एक बार मैं और पीटर वान दान छत पर गए थे और मिस्टर डसेल का कुशन ले गए थे। कुशन एक तकिया टाइप का होता है जो गोल गद्दा होता है। तो वह बताता है कि मैं पीटर वान दान के साथ छत पर गई थी। वहाँ मिस्टर डसेल ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरा कुशन कहाँ है, मेरा कुशन कौन ले गया? तो एन कहती है कि हम परेशान हो गए, इसलिए हमने उनके कुशन में ब्रश आदि घुसेड़ दिए कि जो वे अपने सिर पर लगाएंगे सिरहाने की तरह तो उन्हें तकलीफ होगी। लेकिन एन कहती इसका कोई फायदा नहीं हुआ, उन्होंने कुशन मांगना फिर बंद कर दिया। अब यहाँ आता है 13 जून 1944 को उन्होंने डायरी लिखी है और 12 जून को उनका जन्मदिन था। 12 जून को उनका जन्मदिन था तो उन्होंने लिखा है अगले दिन कि एन फ्रैंक का जन्मदिन था, वह 15 वर्ष की हो चुकी थी, उन्हें बहुत से उपहार मिले थे। उन उपहार में पीटर भी शामिल हुआ था, उन्होंने भी एक बहुत बढ़िया गुलदस्ता दिया था। इसके अतिरिक्त वह पीटर के बारे में लिखती है कि जो पीटर वान दान हैं वे बहुत घुन्ने हैं। पीटर वान दान बहुत घुन्ना है। घुन्ना हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो जानकारियों को बहुत कम शेयर करता है। तो ये कहती है कि मैं पीटर वान दान से प्यार करती थी, पीटर वान दान मुझे प्यार करता था, लेकिन कोई ताकत थी जो हमें एक दूसरे को पीछे खींच रही थी और इस पीछे खींचने में वह पुरुष और स्त्रियों की तुलना करने में मशगूल हो जाती है, लीन हो जाती है। और वह कहती है कि पुरुषों की तुलना में औरतों को कम सम्मान मिला है, पुरुषों को हमेशा से ही ज़्यादा सम्मान मिला है, ज़्यादा शोहरत मिली है। फिर वे एक पुस्तक का जिक्र करते हैं, मौत के खिलाफ मनुष्य। तो इस बुक में उन्होंने पढ़ा है, डायरी में बताया है कि किस प्रकार मौत के खिलाफ मनुष्य में बताया गया है कि एक औरत जब बच्चा पैदा करती है तो उसका सारा सौंदर्य चला जाता है, मिट जाता है और वह संतान को पैदा करती है और फिर संतान भी उससे मुंह मोड़ देती है, अपने पिता की तरफ चल पड़ती है। तो इस प्रकार यह पाठ यहीं समाप्त हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आपको काफ़ी सरल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि ये रहने वाले जर्मनी के थे, हॉलैंड में आ गए, हॉलैंड पर भी जर्मनी का कब्जा हो गया, इसलिए वहाँ से इन्हें अज्ञातवास में जाना पड़ा। कितने लोग गए थे, किस प्रकार गए थे, किस प्रकार ये रहते थे और फिर वहाँ उनको सभी को किसी मुखबिर के आधार पर पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद लगभग सभी की मृत्यु हो गई। जो एन फ्रैंक है उनके पिताजी केवल बच गए थे और उन्होंने ही फिर इस डायरी को सबसे पहले डच भाषा में जो लिखी गई थी इसको प्रकाशित कराया और उसके बाद द यंग स्टोरी चैप्टर का नाम है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल,
इसे उन्होंने प्रकाशित कराया। तो हमारा ये चैप्टर, ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।